हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही 24 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 25 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका ज्योग्राफी का जो फाइनल एग्जाम है ना, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। तो आपके 24 और 25 तारीख के पेपर के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में डिस्कस कर रहे थे, दूसरा वाला सैंपल पेपर। ठीक है ना। तो ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहेगी। ठीक है। और ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना, पता है आप सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों खंड नंबर हमारा घ, जिसके अंदर हमारे 5-5 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और आपको मैं अथवा दूंगा तो 5 नंबर के 8 क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें खंड में हमारा एक वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है, और एक इंडिया मैप होगा। तो इन दोनों को ही बहुत अच्छे से आपको मैं इस सेशन में समझाने वाला हूं। ऐसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, सेक्शन ABCDE आपका ऐसे रहेगा। ठीक है ना। तो ये एक जरूरी जानकारी थी कि भाई हम ये जो हमारी वीडियो है ना पार्ट 2 की, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो भी वर्ल्ड मैप है आपका, इंडिया मैप है, ये सारे वो क्वेश्चन है बच्चों जो कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल भी, और इस साल भी आने के हाईली चांसेस है, रिपीट होने के चांसेस है। तभी मैं कहता हूं बच्चों कि जो भी सैंपल पेपर की वीडियो आती है ना, एंड तक देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो रेडी हो बच्चों आप लोग इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए? मैं तैयार हूं आपको समझाने को। रेडी हो बच्चों? तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखो ये सेक्शन ए जो था पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम शुरुआत करेंगे सीधा सेक्शन नंबर अपने, और कहाँ चला गया हमारा, डी से। ओके। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने सैंपल पेपर के सबसे पहले सेक्शन को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर डी, जिसमें हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। बेसिकली 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, अथवा मिला दे तो टोटल 7 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें पहले ही आपको अथवा दे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 24 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। भूकंप को परिभाषित कीजिए। ठीक है। और भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए और भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं, आपके चैप्टर में भूकंप का जो टॉपिक दिया गया है वो पूरा का पूरा इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रभाव अलग से 5 नंबर में आते हैं, इसके प्रकार जो है वो अलग से 5 नंबर में आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों। देखो सबसे पहले बात करते हैं भूकंप का अर्थ क्या है। नॉर्मली हम भूकंप का अर्थ ये मानते हैं कि भूमि का कांपना या फिर पृथ्वी का हिलना। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जब किसी अचानक झटके से पृथ्वी में जो कंपन होता है उसे भूकंप बोलते हैं। जैसे कई बार ज्वालामुखी की वजह से, ठीक है, प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी में कंपन पैदा होता है, उसी को भूकंप बोलते हैं। ओके। अब भूकंप जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसी के आधार पे इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। अब कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे डिवाइड किया गया है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों विवर्तनिक, जैसे कि आपको पता चल रहा है, विवर्तनिक भूकंप ये कैसे होते हैं। ये भूकंप बेसिकली भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब महाद्वीपीय महासागरीय जो प्लेटें हैं, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं या फिर एक दूसरे से जब दूर जाती हैं, तो उससे जो कंपन पैदा होता है उसको बोलते हैं विवर्तनिक। ठीक है। तो विवर्तनिक भूकंप कैसे हो गए? प्लेटों के आपस में टकराने, धस जाने, एक दूसरे से दूर जाने की स्थिति वाले भूकंप। ठीक है। दूसरे भूकंप है ज्वालामुखी भूकंप। कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, वो कई सालों से शांत है, लेकिन एकदम से वो ज्वालामुखी एकदम से उसमें उद्गार होता है अचानक से, तो उससे जो झटके पैदा होते हैं आसपास के एरिया में, उसको ज्वालामुखी भूकंप बोलते हैं। ठीक है। अच्छा आप सभी से क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताना कि भारत का जो जीवांत ज्वालामुखी है, ठीक है, भारत का जीवांत ज्वालामुखी वो कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है। सारे बच्चे बताएंगे मुझे भारत का जीवांत ज्वालामुखी कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं बच्चों निपात भूकंप। ये ऐसे भूकंप होते हैं बेसिकली जो कि खनन क्षेत्रों में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खनन जो है वो कई किलोमीटर की गहराई तक हुआ है
अब अचानक से क्या हुआ कि वो जो खनन थी वो ढह गई, यानी कि अब वो पूरी तरीके से जो थी वो उसका मलबा एकदम उसके जो सुरंग जैसा होता है ना उसी में अब दब गया। तो उससे जो कंपन होता है, जो झटके होते हैं, इसको निपात भूकंप बोलते हैं। ठीक है। फिर आते हैं विस्फोट भूकंप। ऐसा तब होता है जब कोई कंट्री किसी परमाणु का या फिर किसी रासायनिक विस्फोट का इस्तेमाल कर, तब ऐसा हो। ठीक है। फिर आते हैं पांचवे, बांध जनित भूकंप। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और गलती से अगर वो बांध टूट जाता है या फिर उसको गलती से खोल दिया जाता है तो उसकी वजह से आसपास के गांव के एरिया में जो कंपन पैदा होता है उसको बांध जनित भूकंप बोलते हैं। ठीक है। बहुत ही आसान है भूकंप के प्रकार को समझना। प्लेटों वाले भूकंप, ज्वालामुखी वाले, और खनन वाले भूकंप, और विस्फोट भूकंप, और बांध वाले भूकंप। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों। अब बारी आती है कि भूकंपीय आपदा के प्रभाव क्या होते हैं। तो इसको तो आप भी बता सकते हो। जैसे कि भूकंपीय आपदा का सबसे पहला प्रभाव होता है कि भूमि हिलती है, जिससे कि भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन का अर्थ होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, चट्टानी इलाके, उसमें जो है वो टूट कर आ जाती है, घाटियां जो है ना वो पूरी तरीके से कंकड़ पत्थर से भर जाती है, वो ढह जाता है एरिया, उसको बोलते हैं। इससे मृदा अपरदन भी होता है। हिमस्खलन यानी कि जो उत्तरीय ध्रुवीय जो इलाके हैं वहां पे जो बर्फ जमी हुई है उसका वो पिघलने लगती है, आग लग जाती है, कई बार वस्तुएं गिरती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, बांध ये टूट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, इमारतें टूटती हैं, ढांचे ध्वस्त हो जाते हैं, सुनामी आती है, लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है। चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, बहुत सारी आपदा इसके प्रभाव को डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो ये है भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रभाव। जरूरी नहीं है कि आप सब के सब यही लिखो, आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज में तो आप सारी बातों को देखते ही हो, है ना। तो ये चीजें, आई होप अब आप समझ गए होंगे भूकंप क्या है और इसके 5 प्रकार, इसके प्रभाव। ओके। तो अब हम बात करते हैं 24 का, जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में। ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न क्यों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, ये एरिया नंबर 3 है, ये एरिया नंबर 4 है। तो हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं ये हमेशा अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वहाँ का मौसम अलग होगा, वहाँ की जलवायु अलग है। ठीक है। वहाँ की मृदा अलग है, सतह अलग है, ताप अलग है, समुद्र, वायु, अक्षांश, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसके कई कारण होते हैं, कई कारण। जैसे कि सबसे पहला तो है कि तापीय प्रवणता के वजह से, अर्थात जो सूर्य से आने वाला ताप होता है इसकी वजह से अलग अलग जलवायु के प्रदेश पाए जाते हैं, तो जलवायु के हिसाब से प्रक्रियाएं अलग होती हैं। दूसरा होता है कि वहाँ पे वनस्पति किस प्रकार की पाई जा रही है। ठीक है। तो वनस्पति भी डिपेंड करती है। तीसरा ये है कि वहाँ पे जलवायविक तत्वों, जैसे कि अंतर सूर्यमुखी ढालों पर सूर्यमुखी ढालों की तुलना में ज्यादा सूर्यता प्राप्ति के कारण स्थानीय भिन्नता होती है। सिंपल सा वही बात मैंने अभी आपको बताई कि ऐसे एरिया जहाँ जो ढलान वाले एरिया हैं वहाँ पे सूर्यताप प्राप्ति जो है वो कम या ज्यादा होती है, उसी हिसाब से वो वहाँ की जो जलवायु वो डिपेंड करती है। फिर वायु का वेग और दिशा, और वर्षण की मात्रा और इसके प्रकार, ये सभी भी इसके लिए बेसिकली मैटर करते हैं। और उसके बाद भी एक दो पॉइंट और हैं जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। तो डिफाइन अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। आइए समझते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। अर्थक्वेक को उसके ओरिजिन के हिसाब से कई फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक्स होते हैं, एंड उसके बाद ब्लास्ट अर्थक्वेक एंड डैम फर्स्ट अर्थक्वेक्स। फिर सबसे आखिरी में आता है इफेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आपको 5 ही दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे 8 से 10। ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा। सेकंड था कि व्हाई डू एक्सोनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा कई रीजन की वजह से होता है। रीजन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये 6। ठीक है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई थी और इस नीति के प्रमुख जो उद्देश्य हैं इसका विश्लेषण। ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ जो एमसीक्यूज है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए जब भारत आजाद हुआ था
तो आजादी के बाद सबसे पहली बार वन संरक्षण की जो नीति थी ये 1952 में लागू की गई थी, ठीक है। लेकिन इस नीति के अंदर बनाए गए सिद्धांतों को जब आगे चल के 20-25 साल में देखा गया, अमल किया गया, तो इसमें कुछ कमियां पाई गई, इसीलिए इसको संशोधित किया गया 1988 में, ठीक है। अब जब ये 88 में संशोधित हुआ तब जाके इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य हैं वो हमारे सामने। सबसे पहला तो ये पहला उद्देश्य ये था कि पूरे के पूरे भारत के स्थलीय इलाके में कम से कम 33% भाग पर वन लगाए जाएंगे। दूसरा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो एरिया जिनका इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर जो है वो सही नहीं है वहां पे वन लगाए जाएंगे। तीसरा, देश की जितनी भी प्राकृतिक धरोहर हैं जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, नेशनल म्यूजियम्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई नेशनल स्मारक हो गई, जैव विविधता एवं आनुवंशिक मूल जो है, जैव विविधता मतलब जो संकटाबंद प्रजातियां होती हैं, ऐसी प्रजातियां, इन सभी का संरक्षण ये किया जाएगा, ठीक है। मृदा अपरदन इसको रोका जाएगा, मरुस्थलीकरण इसको रोका जाएगा, बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के कई तरीके अपनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे एरिया, ऐसे लैंड एरिया, ऐसे कृषि वाले इलाके जिनकी भूमि की उपजाऊपन क्षमता खत्म हो गई है, तो अब वहां पे क्या किया जाएगा, वहां पे वन लगाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं है। वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन ये सभी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अर्थात जहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, तो वहां पे वन लगाए जाएंगे और वन लगाने से वहां की जो ग्रामीण जनजाति हैं उन्हें इस प्रकार से फायदा पहुंचेगा, ठीक है। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बहुत सारे जन आंदोलन चलाए जाएंगे जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी ताकि वनों पर दबाव कम हो सके। जैसे आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ये वो भी पेड़ के संबंध में ही था। ओके, वन के लिए और वन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात का इस पे पूरा पूरा ख्याल रखा गया, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब आप चाहो तो इसका एक बार में स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए 25 हो गया। अब इसका इंग्लिश में वर्जन देखते हैं कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, एनालाइज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। तो कब इंप्लीमेंट हुई थी, 1952 में। दोबारा से इसे कब यहाँ पे बेसिकली संशोधित किया गया था, तो 1988। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आपके सामने ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया है, भूपृष्ठ पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमारा ये जो ग्रह है, ठीक है, अर्थ, इस पर ये जो बेसिकली सन है, इससे आने वाला जो सूर्य ताप है, सूर्य की जो किरण है, सूर्य की जो गर्मी है, ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो वो जो कारण है वो हमें यहाँ पे बताना। ओके, तो आ जाइए बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए, भूपृष्ठ पर सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है सूर्य की किरणों का झुकाव। अब एक ना ड्राइंग बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वहीं पर ये है सूर्य, जहां से हमें सूर्य का ताप मिलता है। ओके, अब ये सूर्य की किरणों का झुकाव क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि सूर्य से आने वाला ये जो ताप है, ठीक है, ये पृथ्वी के केवल एक भाग को गर्म करता है। कैसे, पृथ्वी लगभग जो है वो गोलाकार है, वैसे तो भूभाग है लेकिन लगभग गोलाकार है, तो पृथ्वी इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड है एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो सूर्य ताप आ रहा है वो केवल केवल इस वाले एरिया को ज्यादा गर्म करेगा और इधर वाला जो एरिया वो बहुत ही ठंडा रहेगा। इवन ये वाला जो एरिया है इसका नॉर्थ और साउथ पोल, ये भी थोड़ा ठंडा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी उतनी नहीं पहुंचेगी। तो सूर्य की किरणों का झुकाव भी डिपेंड करता है कि पृथ्वी पर ताप कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा। ओके, अब जहाँ पे ज्यादा है वहां पे अधिक रहेगा, मतलब गर्मी अधिक होगी, जहाँ पे कम है वहां पे कम गर्म रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है बच्चों सूर्य ताप पर वायुमंडल का प्रभाव। अर्थात हमारे वायुमंडल में जो बादल होते हैं यानी कि जो मेघ होते हैं, ये आर्द्रता और धूलकण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्य ताप को अवशोषित, परावर्तित, प्रकीर्ण करती हैं। अरे सर जी समझ में नहीं आया। देखो, हमारे वायुमंडल में 4 प्रकार के बादल होते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बादल हैं वो सूरज से आने वाले उस सूर्य ताप को क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं कुछ ताप को, ठीक है, कुछ ताप को ये वापस सूर्य की तरफ भेज देती हैं और कुछ ताप को फिल्टर करके
पृथ्वी की सतह तक पहुंचाती है। अब कहीं पे यहाँ पे मेघ थोड़े काले हैं, यहाँ पे थोड़े कम काले हैं, सफेद हैं, तो उस हिसाब से ये देखा जाता है कि यहाँ पे कम गर्म है, यहाँ पे ज्यादा है, इस प्रकार। ठीक है। फिर यहाँ पे है बच्चों तीसरा वाला पॉइंट, जो कि है हमारा स्थल एवं जल का प्रभाव, अर्थात सूर्य की जो किरणों का जो प्रभाव है, ये स्थलीय धरातल शीघ्रता से गर्म करता है और ये अधिक गर्म भी रहते हैं। वहीं जो जलीय इलाके हैं, यानी कि समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, ये धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे भी होते हैं। ठीक। फिर चौथा है बच्चों, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, अर्थात देखो गर्मी ऋतु में क्या होता है कि दिन जो है ये बड़े होते हैं, तो इस समय सूरज से आने वाला जो प्रकाश है वो दिन के समय में क्या होता है, पृथ्वी पे ज्यादा पड़ता है। तो गर्मियों में जो सूर्यताप है वो ज्यादा मिलता है, तो पृथ्वी गर्म होती है, गर्मी ज्यादा होती है। वहीं जो शीत ऋतु के दिन है ये काफी छोटे होते हैं और इसमें पृथ्वी पर जो प्रकाश है इसका वो पड़ भी नहीं पाता है कई बार तो। ठीक है। तो इसकी वजह से ये ठंडे होते हैं। तो धूप की अवधि रहना, दिन का छोटा या बड़ा होना, ये भी डिपेंड करता है। ओके। फिर पांचवा है भूमि का ढाल, अर्थात सूर्याभिमुख ढाल होने पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि विपरीत ढाल होने पर कम सूर्यताप। तो जी सूर्यभिमुखी ढाल क्या होती है, देखो जो हमारा ये सन है, ठीक है, इस सन से जिधर की तरफ ये लाइट जा रही है, जिधर की तरफ ये ताप जा रहा है, अगर जो ढाल है वो इसके सामने है, तो सिंपल सी बात है इसको ज्यादा गर्म करेगा। अगर ढाल जो है इसके बैक साइड में है, उसे कम गर्म करेगा, ये चीज। फिर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अभी ध्यान से समझिएगा, एक और बात बताऊंगा आपको। सूर्य की पृथ्वी से दूरी का क्या मतलब है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में दो बातें हैं। एक तो ये कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होती है, यानी कि 3 जनवरी को, उस दिन क्या होता है कि सूर्य ताप ज्यादा होता है। ठीक है। और 4 जुलाई को जब ये सबसे दूर होता है, तो उस दिन सूर्य ताप जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है। अब ये 4 जुलाई और 3 जुलाई को उपसौर अपसौर क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है। 3 जनवरी को और 4 जुलाई को उपसौर या अपसौर, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, आप मुझे बताएंगे एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। जिसका सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि और बच्चों को भी पता चले। ओके। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि भूपृष्ठ पर आने वाला जो सूर्यताप है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। ओके। चलिए इंग्लिश में देखेंगे। तो डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इंसुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इंसुलेशन ऑफ द सन रेज, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसुलेशन, and effect of land and water, length of the day or duration of sunshine, slope of the land and distance of the earth from sun, ये चीजें। ओके। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। ये प्रश्न वैसे एमसीक्यू के अंदर 3-4 बातें आपको बता दी थी, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी बताऊं। प्रश्न क्या है, इन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। अब देखो ब्रह्मपुत्र अपवाह नदी, ये जो तंत्र है, इसके संबंध में आपके 10+ एमसीक्यू भी आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आएंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों। चलो समझो। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह। ब्रह्मपुत्र नदी भारत ही नहीं बल्कि संसार की बड़ी बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगम जो हिमनद है यहाँ से निकलती है। ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी का जो मानसरोवर झील है इसके यहाँ से निकलती है। ठीक है। उद्गम स्थान से ब्रह्म हिमालय श्रेणी के समानांतर ये पूरब की ओर बहती है, इसीलिए जहां से ये निकलती है वहां इसे एक पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ओके। फिर धीरे धीरे करके जब ये तिब्बत में एंट्री करती है, तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। और मध्य हिमालय में इसे नमचा बरुआ के निकट गहरे महाखंड का ये निर्माण भी करते हैं। ओके। ये बातें समझ में आई। उसके बाद में ये नमचा बरुआ से यहाँ से एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। तो हिमालय में नमचा बरुआ के पास में से क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। ओके। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह भारत में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से। ठीक है। उसके बाद दिबांग सिकांग ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से होकर इसको ब्रह्मपुत्र रूप में जाना जाता है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नाम का इसका कहाँ पे पड़ा है, भारत में। असम घाटी में
750 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अनेक सहायक नदियों से मिलती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर यह दक्षिण दिशा में बहती है, फिर इसे जमुना कहा जाता है। अंत में पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये कुछ अपवाह तंत्र की विशेषता है। ओके, तो अब आपसे पेपर में अगर एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के निकट चेमा इंगुन हिमनस से। ठीक है, उसके बाद तिब्बत में से सांगपो नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने। ओके, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से। उसके बाद यहीं पर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहते हैं। कहाँ पे जाके गिरती है, बंगाल के खाड़ी। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के इंग्लिश मीडियम की। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट द ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनी 5 मैन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कोई 5 विशेषताएं बताते हुए आपको समझाना है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में टोटल जो 6 पॉइंट है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट, फिर आपका ये पांचवा और ये छठा पॉइंट। ठीक है, चलिए, अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे 5 नंबर का, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट था बादल के बारे में। मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में बादल कैसे बनते, क्या प्रकार होते, ये भी आपको बता। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है, बादल बनते कैसे हैं और बादलों का वर्गीकरण, या फिर आपसे पूछा जा सकता है बादलों के प्रकार बताइए। ओके, आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले बादलों का निर्माण कैसे हो। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, वायु में उपस्थित बहुत ही ज्यादा महीन जो धूलकण होते हैं, इसके केंद्रक के चारों ओर जलवाष्प जब संघनित हो जाता है, तब बादल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि बादल जो है वो पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बनते हैं, इसीलिए उनके विस्तार, यानी कि बादलों के विस्तार, बादलों के घनत्व, उनकी पारदर्शिता, अपारदर्शिता, इसके आधार पे बादलों को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया बादल कैसे बनते हैं। तो वायु में उपस्थित जो महीन धूलकण है, इसके केंद्र के चारों ओर जब जलवाष्प संघनित हो जाता है, तब बनते हैं। ओके, अब बारी आती है वर्गीकरण की। तो 4 प्रकार के बादल होते हैं। सबसे पहले पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा मेघ। ध्यान से समझिएगा, पक्षाव मेघ कौन से होते हैं, ये ऐसे मेघ होते हैं बच्चों जिनका निर्माण 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, यानी कि सबसे ऊपर यही होता है। ठीक है, ये बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ज्यादा बिखरे हुए बादल होते हैं। कई बार आपने आसमान में देखा होगा ना कि छोटे छोटे बादल के रूप में बादल टूटे हुए बिखरे हुए रहते हैं, इनको पक्षाव मेघ बोलते हैं। ठीक है, जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो पक्षा मेघ हो गए। दूसरे हैं बच्चों कपासी मेघ, जैसा कि नाम से पता चलता है कपास। तो ये ऐसे मेघ होते हैं जो कि रुई के समान दिखते हैं, जैसे रुई होती है ना हमारे, वैसे दिखते हैं। और ये होते हैं कहाँ तक, 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर। ये छितरे इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं और ये चपटे आधार वाले होते हैं। ओके, फिर आते हैं बच्चों स्त्री मेघ। स्त्री मेघ क्या होते हैं, ये सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास की वजह से या फिर अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। यानी कि इनका कोई डिपेंड नहीं है कि कितनी मीटर की ऊंचाई पर बनेंगे, कैसे बनेंगे। बस ये है कि जब अलग अलग तापमान पर हवाएं आपस में मिलती हैं, अलग अलग तापमान की हवाएं एक साथ आपस में मिलती हैं, तब ये स्त्री मेघ बनती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं वर्षा मेघ। अब वर्षा मेघ कई प्रकार के होते हैं। पहले देखो, जो वर्षा जब होती है तो आपने देखा होगा कि अंधेरा सा छा जाता है, बादल जो है वो काले हो जाते हैं या फिर गहरे स्लेटी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, ये मध्य स्तरों या फिर पृथ्वी की सतह के काफी ज्यादा नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, इसीलिए वर्षा में एक मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होता है। मतलब कि वर्षा मेघ जो है, ये सबसे पहले तो काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं, बारिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऊंचे बादल, जो कि 5 से 14 किलोमीटर तक होते हैं, जिन्हें पक्षाव स्तरी, पक्षाव कपासी कहते हैं। फिर दूसरे होते हैं मध्यम ऊंचाई के बादल, जो कि 2 से 7 किलोमीटर के होते हैं, स्तरी मध्य और कपासी मध्य, ये बोलते हैं। और तीसरे जो सबसे कम ऊंचाई के बादल हैं, 2 किलोमीटर है उससे भी कम, इन्हें हम सियार कपासी, कपासी, स्त्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ, ये बोलते हैं। ठीक है ना, तो हर एक मेघ के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका।
अब आप समझ लो कि बादल बनते कैसे हैं, इसके कौन कौन से प्रकार। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जैसा कि अभी हमने सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, ठीक उसी की तरह एक छोटा पॉइंट और है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, मतलब भारत की जो जलवायु है वो किन रीजन की वजह से प्रभावित होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, तो ये बताओ। ठीक है, देखो भारत जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर में विस्तृत है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है जिसमें टोटल 8 राज्य शामिल हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में घेरे हुए है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो एक प्रकार से अक्षांशीय लेवल पे देखा जाए, ठीक है, इन्वायरमेंटल लेवल पे देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसीलिए भारत की जलवायु इन सभी कारणों की वजह से प्रभावित होती है। अब कौन कौन से हैं, आ जाइए समझते हैं। सबसे पहला है बच्चों अक्षांश। अक्षांश कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि भारत का जो दक्षिण भाग है यानी कि जो साउथ एरिया है, साउथ जो स्टेट्स हैं, ये विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रभाव ज्यादा रहता है, जबकि कर्क रेखा का उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। दूसरा है पर्वत श्रेणी। भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये उत्तरी ध्रुव की ओर जाने से ठंडी उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इसको भारत में आने से रोकती है। जैसे क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु जो है वो जीवन के योग्य समान बनी रहती है और यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करने में सहायक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जल एवं स्थल का वितरण। ये कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो भारत के प्रायद्वीपीय भाग एक ओर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी ओर अरब सागर से घिरा हुआ है और यहाँ की जलवायु को ये सभी प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है। इसीलिए भारत का उत्तरी भाग स्थल है, यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक हो जाता है और शीत ऋतु में बहुत ही ज्यादा कम भी हो जाता है, और वहीं इसके उलट इसके दक्षिणी भाग। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के जितने भी स्टेट्स हैं इनकी समुद्र से दूरी डिपेंड करती है, समुद्र तल से ऊंचाई डिपेंड करती है, उच्चावच यानी कि वो ऊंचे इलाके में निचले इलाके में, ये भी डिपेंड करते हैं जलवायु को प्रभावित करने के। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे कि जलवायु प्रभावित होती है। तो सबसे पहले क्या था, अक्षांश, पर्वत श्रेणी, जल स्थल का वितरण, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, उच्चावच, ये चीजें। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड क्लासिक क्लाउड, यानी कि जो क्लाउड्स है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं और इसके जो क्लाउड्स हैं इसके क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स क्या है, उसके बाद इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सिकस्ट क्लाउड्स हैं, कम्यूट्स क्लाउड्स हैं, स्टेट क्लाउड्स एंड रेन क्लाउड्स। और रेन क्लाउड्स 3 तरीके के होते हैं जो कि यहाँ पे दिए। ठीक है, उसके बाद इसको इंग्लिश में पहले देख तो लें, इवेल्युएट द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहले तो थोड़ी सी बात यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लैटिट्यूड आ जाता है, माउंटेन रेंज की बात आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड एरिया की बात आ जाती है, और ये कुछ। ओके, तो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर जो डी था ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर 5-5 नंबर के टोटल हमने 7 क्वेश्चन किए, वैसे तो 5 थे अथवा मिला के में 7 थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेक्शन नंबर ई, मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इसमें आपको एक वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा जिसमें टोटल जो है वो 7 भौगोलिक दशाएं ABCDEF और एक G, ये 7 जगह दी जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखो आपका मैप। अब इसमें देखो 7 जगह दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सातों की सातों जगह का जो नाम है, ठीक है, वो इस जानकारी के हिसाब से आपको बताना है। ओके, जैसे कि पहली जानकारी है एक विवर्तनिक प्लेट। ओके, यहाँ पे एक विवर्तनिक प्लेट ए के लिए कौन सा दिया गया है आपको दिखाते हैं। ओके, ए देखो ये रहा यहाँ पे ए। तो ये ए जो है वो किस प्लेट को दर्शाता है, तो आइए भरे हुए में आपको देख लेते हैं। ए जो है वो फिलिस्तीन प्लेट को दर्शाता है, इसको फिलिस्तीन की प्लेट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा है ये एक महाद्वीप है। ओके, तो बी कहाँ पे अंकित किया हुआ है भाई, ये रहा बी। तो बी क्या है यहाँ पे,
बी है बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिख देंगे, ये रहा देखो ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन, ये एक देश है। अब तीसरा कौन सा देश है, यहाँ पे सी दिया गया है, जो सी कहाँ पे है हमारा, ये रहा देखो। तो सी कौन सा देश है भाई, सी है कनाडा। देखें एक बार, हाँ ये रहा देखो, सी क्या है आपका, सी है आपका कनाडा। ओके, चलिए चौथी बात को देखते हैं, ये एक ठंडी जलधारा है और पांचवी एक गर्म जलधारा है। आ जाइए समझते हैं, कौन सा था हमारा ये, ठीक है, चौथा ठंडी है, पांचवा गर्म। तो चौथा यानी कि ये डी, ये है ठंडी, और ये ई, ये है गर्म। आ जाइए देखते हैं, ठंडी जलधारा कौन सी है, ठंडी है हार्मबोल्ट, और जो गर्म है वो गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे जो ठंडी है वो हार्मबोल्ट है, और यहाँ पे जो गर्म है वो आपकी गल्फ स्ट्रीम। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट और सातवां भी, यानी कि आपको दो पारिस्थितिक हॉटस्पॉट दिए गए हैं। आपका ये है एफ वाला ऑप्शन और एक जी वाला। ओके, तो आइए समझते हैं। देखो, एक तो यहाँ पे अफ्रीका में दिया गया है और एक भारत में दिया। चलिए देख लेते हैं। अफ्रीका वाला जो है वो ऊपरी गिनी वन है, ठीक है, और भारत का ही पश्चिमी तट है। ओके, तो ये क्या है, ये ऊपरी गिनी वन है और ये भारत का पश्चिमी तटीय इलाका है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वर्ल्ड का मैप। इस हिसाब से आपसे जो मैप है वो पेपर में पूछा जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इंडिया वाले मैप की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपको जो 7 जगह दी जाएंगी, ठीक है, इसमें से बतानी तो आपको कोई 5 ही है, लेकिन आपको जानकारी को पढ़ के आपको ये भी ढूंढना है वो कहाँ पे है, क्योंकि इसमें कोई भी जगह अंकित यानी कि मार्क की हुई नहीं मिलेगी आप। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कौन सी कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले है भाई राजस्थान की राजधानी, जो कि क्या है, जयपुर। अब जयपुर कहाँ पे है भाई, तो जयपुर है इस वाली जगह। ठीक है, यहाँ पे जयपुर है आपका। उसके बाद सेकंड क्या क्वेश्चन है, सुंदरवन जीवमंडल नीचे कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में, बंगाल के बॉर्डर के पास। ठीक है, यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये दूसरा कर देता हूँ मैं। ओके, फिर आपका तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा है कि प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? वो कौन सा था, वो था मौसिनराम। मौसिनराम कहाँ पे है भाई, मौसिनराम बेसिकली आपका है यहाँ पे ये वाला एरिया। ठीक है, मौसिनराम नहीं, ये पश्चिमी तटीय इलाका है बेसिकली। ओके, तो ये है आपका पश्चिमी तटीय इलाका। तो आ जाते हैं, ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये यहाँ से लेके इतना, ये है पूरा का पूरा। ओके, फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या था, अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो ये वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहां पर है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर वाला, ये सिंध बलूचिस्तान का पाकिस्तान का एरिया। ठीक है, बताता हूँ आपको, ये यहाँ से लेके इतना ये एरिया था। ठीक है, उसके बाद अगला मैप क्या है, मिजो द्रोणी कहाँ पे है, सिंपल सी बात है, मिजो यानी कि मिजोरम। अब मिजोरम ये रहा आपका, देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कावेरी नदी कहाँ पे है भाई, तो कावेरी नदी देखो कहाँ पे है, ये रहे तमिलनाडु, क्या नाम है, केरल से निकलती हुई तमिलनाडु तक पहुंचती है। ओके, केरल ही कर्नाटक था। फिर यहाँ पे सातवां जाता है नंदा देवी जीवमंडल नीचे, तो ये कहाँ पे, ये तो सिंपल सा है, ये बेसिकली आपका हिमाचल में है। ओके, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मैप भी यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो इंडिया और वर्ल्ड का मैप इस प्रकार से आपका आएगा, जो कि आपको समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में 11वीं क्लास के अपनी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पेपर के लिए जो दूसरा वाला सैंपल पेपर है इसके पार्ट 2 को भी समझ लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि इस पेपर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी आपको हमने 5 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं, जो भी आपको हमने वर्ल्ड का मैप बताया है, इंडिया का मैप बताया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार आप क्या करो बच्चों, आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन कैसी हुई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना बच्चों, शेयर करना अपने दोस्तों में, चाहो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ओके बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत नहीं सर, एंड हो गया है। ठीक है, चलो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सैंपल पेपर नंबर 3 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।